और एक बार फिर से रुक करते हैं डूंगरपुर की तरफ। बिछीवाड़ा थाने में अमन चोपड़ा पहुंच चुके हैं और अमन चोपड़ा के साथ उनके 3 वकील भी पहुंचे हैं। हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों की पालना के लिए और जांच में सहयोग के लिए अमन चोपड़ा यहां पर पहुंची। ये वो तस्वीरें जिसमें अमन चोपड़ा बिछीवाड़ा थाने में पहुंचे हैं और उनके साथ उनके वकील भी यहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि हाईकोर्ट का निर्देश है जांच में सहयोग के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश के साथ बात करते हैं। दिनेश, अमन जो है वो बिछीवाड़ा थाने में पहुँच चुके हैं। आईओ के साथ आज उनकी जो है वो बातचीत होनी है, पूछताछ होनी है। क्या ये पूछताछ शुरू हो चुकी है और क्या कुछ इस पूछताछ में आज कानूनी पहलू रहने वाले हैं? दिनेश। अब बिल्कुल आसिफ, देखिए अमन चोपड़ा जो है वो पहुंच चुके हैं बिछीवाड़ा थाने पर और अभी जो है वो थानाधिकारी के कक्ष में वो मौजूद हैं और फिलहाल जो है वो शुरुआती जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही है। उसके बाद जो है पूछताछ शुरू होगी और वीडियोग्राफी जो है वो उसकी करवाई जाएगी। जो भी पूछताछ होगी उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। जैसा आपने बताया अभी कि ये जो है मामला हाईकोर्ट में क्योंकि गया था और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा था कि पूछताछ जो है पुलिस कर सकती है और हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना के तहत ही अमन चोपड़ा यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हमने बात भी की और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश हैं तो पुलिस के पूछताछ में जो है वो सहयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं बिछीवाड़ा थाना, ये बिछीवाड़ा थाने जो है यहाँ पर जो है अभी पूछताछ जो है वो शुरू हुई है अमन चोपड़ा से। और देखिए ये जो मामला है ये 3 जगह, क्योंकि इस मामले में को लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थी और 2 जगह अलवर और बूंदी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सेकंड एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी। जयपुर हाईकोर्ट ने जो है वो शुरुआत में ही दोनों मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उसके बाद जब डूंगरपुर की एफआईआर को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आखिर अगर कोई लाइव डिबेट के दौरान, लाइव शो के दौरान अगर कुछ चीज़ें बोली गई है तो आखिर उस पर इतना ऐतराज़ क्यों हो सकता है, जबकि कई ऐसे संगीन मामले हैं जिसमें कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही है और ऐसे मामले जिनमें जो है वो जब कोई एंकर इस तरह की बातें बोलता है तो आखिर कार्रवाई की ज़रूरत क्यों है। लेकिन क्योंकि ये कहा गया था सरकारी पक्ष के वकीलों की ओर से कि इस मामले में पूछताछ जो है वो होनी चाहिए और पूछताछ करनी है उन्हें, तो हाईकोर्ट ने जो है पूछताछ की इजाज़त दी थी और आज का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया था। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के बीच में जो है पूछताछ करने की। तो अमन चोपड़ा ठीक समय से जो है वो 5 मिनट पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी जो है वो थानाधिकारी के कक्ष में यहाँ इस थाने के अंदर जो है मौजूद हैं। नजर बनाए रखिएगा, समय पर आपसे अपडेट दिनेश जो है वो लेते रहेंगे। फिलहाल पूछताछ यहाँ पर चल रही है और जैसा कि हाईकोर्ट के निर्देश है 5 बजे से ज्यादा पूछताछ यहाँ पर नहीं की जा सकती। वो कोर्ट का ऑर्डर है, मामला सबजुडिस है। कोर्ट का ऑर्डर था आज 11 बजे पहुंचना था, तो 11 बजे यहाँ पर आए हैं पूछताछ के लिए। कोर्ट का ऑर्डर है, इस वजह से न्यूट्रल जांच की वो कोर्ट का ऑर्डर है, मामला सबजुडिस है। कोर्ट का ऑर्डर था आज 11 बजे पहुंचना था, तो 11 बजे यहाँ पर आए हैं पूछताछ के लिए। कोर्ट का ऑर्डर है, इस वजह से न्यूट्रल जांच की तो क्या रोहित जोशी की गिरफ्तारी तय है? क्योंकि रेप केस पे फरार चल रहे रोहित जोशी की तलाश में दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंची है। उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया और 18 मई को दिल्ली के सदर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। महेश जोशी की बड़ी मुश्किलें, रोहित पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली पुलिस ने नोटिस किया चस्पा, पूछताछ के लिए रोहित को दिल्ली बुलाया।
रोहित जोशी हाजिर हो। इन तस्वीरों को देखिए। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का निजी आवास है और यहां इस नोटिस को दिल्ली पुलिस ने चस्पा किया है। बाकायदा रोहित जोशी, जो कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे हैं, जिन पर रेप के आरोप हैं, उन्हें 18 मई तक दोपहर को 1 बजे दिल्ली के सदर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। रोहित फरार, चिपकाया इश्तिहार। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को पूछताछ के लिए तलब किया। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के निजी आवास पर नोटिस चस्पा किया। कल रात को जयपुर आई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। महिला जांच अधिकारी की ओर से चस्पा किया गया नोटिस। 18 मई को दोपहर 1 बजे दिल्ली के सदर बाजार थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुष्कर्म के मामले में फंसे उनके बेटे रोहित जोशी को तलब करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम कल देर रात जयपुर पहुंची, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने महेश जोशी के हसनपुरा स्थित एक निजी आवास पर यह नोटिस जो है चस्पा किया, जिसमें कहा गया है कि रोहित जोशी 18 तारीख को दोपहर 1 बजे तक सदर थाना पुलिस में पेश हों। वे पूछताछ के लिए आएँ और उनके साथ मुकदमे में जो भी उनके पास कोई रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वे भी साथ में लेकर के आएँ। मतलब साफ है, अब रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इधर बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। जब मंत्री के बेटे पर यदि कोई महिला या कोई लड़की दुष्कर्म और इस तरीके का आरोप लगाती है, उस पर मुख्यमंत्री को उदारता के साथ आगे आकर इस बात का उदाहरण पेश करना चाहिए था कि वो उस पर कार्रवाई होती तो लगता कि लोग उन पर भरोसा कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये भरोसा उन्होंने खो दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में रोहित जोशी 18 तारीख को सदर बाजार दिल्ली पुलिस में पेश होंगे या नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद, इस पूछताछ के बाद रोहित जोशी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अगर हम आपसे पूछें कि एक फैमिली में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, तो आप कहिएगा 10, 15 या हद से हद 20। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जयपुर के मानसरोवर में एक छत के नीचे 60 लोग रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराने जा रही हूं जो आज के जमाने में देखना बहुत मुश्किल है। जी हां, आज वर्ल्ड इंटरनेशनल फैमिली डे के अवसर पर जयपुर के मानसरोवर में एक ऐसी फैमिली है जहां 75 लोग एक साथ रहते हैं। 60 से 75 लोगों का ये परिवार है। आप चौंक गए ना? आपका चौंकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल के इस जमाने में कई बार हम खुद में इतने लीन हो जाते हैं कि परिवार और समाज से कटते चले जाते हैं। जीवन की रफ्तार हमें अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी जैसे हर रिलेशन को पीछे छोड़ने को मजबूर कर देती है और इस दौड़ भाग में आगे रहने के चक्कर में फैमिली बॉन्डिंग कहीं गायब हो जाती है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम अपने बुरे दौर से गुजरते हैं। शोधों में पाया गया है कि परिवार के बीच आपसी गहराई और बॉन्डिंग के अभाव में लोग हर कदम पर खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। के जमाने में ये तस्वीर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये कैसे मैनेज करते हैं और आज जब न्यूक्लियर फैमिलीज पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो जॉइंट फैमिली में इनका प्यार कैसे बरकरार है, कैसे ये लोग अपनी सेविंग्स को मैनेज करते हैं, कैसे इनका खर्चा जो है चल पाता है और कैसे यहाँ पर महिलाएं पूरे घर परिवार के लिए खाना बनाती है और कैसे जो है अपने काम का मैनेजमेंट करती है। देखो, हमारे 5 पीढ़ी अभी बरकरार है और हम एक साथ रह रहे हैं और हमारा प्यार अभी पूरा परिवार में ऐसा है, कोई टेंशन कोई नहीं है। हम बिल्कुल सुख शांति से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। छोटे बच्चे से लगा के बड़े हमारी माता जी तक हम प्यार से रह रहे हैं और सामूहिक खाना बनता है और सामूहिक रहते हैं। हमारा कारोबार एक जगह है और सारा काम एक जगह, सब रहन सहन, सब खान पीन बिल्कुल साफ सुथरी है और कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस दौर में पति पत्नी के तनाव और टकराव को कॉमन माना जाता हो, आपसी मतभेद को अनिवार्य बताया जाता हो, वहाँ
60-70 लोगों में झगड़े ना होते हों, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन परिवार के सदस्य से पूछिए तो बताएंगे कि खेती किसानी करने वाले इस परिवार में सबके लिए स्पेस है। अकाउंटिंग की तैयारी कर रही हूँ। जी, और परिवार का सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिलता है? सपोर्ट है, बस कोई काम नहीं देते, मतलब सुबह शाम का थोड़ा बहुत रहता है और पूरा सपोर्ट है फैमिली का, और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है हमारी। सबको अपने हिस्से का आसमान मिलता है और पैसे को लेकर कभी चिक चिक नहीं होती। 1 रुपया भी पैदा करते हैं तो उसको उसी हिसाब से लगाते हैं जी, ताकि फिजूल खर्चा नहीं होना चाहिए। और हमारा जो भी पैसा आता है ना, जो एक जगह आता है, एक जगह आने के बाद ही हम पैसे को यूज में लेते हैं। जैसे 2 रुपये पैदा होता तो हम 1 रुपये का काम करना चाहते हैं, 1 रुपये बचा के रखते हैं हम। जयपुर के मानसरोवर में एक साथ रह रहे 60 लोगों का परिवार एक मिसाल ही तो है। इस परिवार की 5 पीढ़ियों का प्यार देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वहीं ये तस्वीर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आज कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ऐसी तस्वीरों को खोजने के लिए मैं हर जगह निकलती हूँ। और इसी के साथ कैमरामैन अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अलवर में पानी की टंकी पर चढ़े पार्षद हेतराम यादव पार्षद के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। एक व्यक्ति की टंकी पर तबीयत भी बिगड़ी है। मौके पर ड्रिप के जरिए इलाज शुरू भी किया गया। वार्ड नंबर 56 में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। टंकी पर पार्षद महोदय इस समय चढ़े हुए हैं। बताया जा रहा है वहां एक व्यक्ति की तबीयत भी खराब हुई और उसको इलाज के लिए नीचे लाया गया है। उसको ड्रिप यहां पर लगाई जा रही है। पार्षद के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। पानी की किल्लत से ये लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें जहां पर पानी के लिए बवाल मचा हुआ है। लगातार पानी की किल्लत है। इस शख्स की तबीयत प्रदर्शन धरने पर बैठे हुए बिगड़ गई और इसे इसी समय मौके पर ड्रिप लगाई जा रही है। ज्यादा गर्मी होने के चलते तबीयत बिगड़ी तो अलवर में पानी की टंकी पर पार्षद चढ़े हुए हैं। स्थानीय लोग उनके साथ मौजूद हैं। अलवर से तस्वीरें जहां पर पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं और अलवर में पार्षद के साथ स्थानीय लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी की मांग है इनकी। टंकी पर चढ़े हुए हैं हेतराम यादव पार्षद। और इसी खबर पर अलवर संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, जिस शख्स की तबीयत बिगड़ी उसकी तबीयत फिलहाल कैसी है और इसके साथ ही जो पार्षद यहां पर धरना दे रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन उनको मिला है? जी, ये फिलहाल जो युवक है श्याम सुंदर, उसी की जो तबीयत है वो बिगड़ी है और उसका मौके पर ही जो पानी की टंकी है वहीं पर ही ग्लूकोज के रूप में जो ड्रिप है वो चढ़ा करके इंजेक्शन दिए गए हैं और उसका इलाज मौके पर ही किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के जो पार्षद है, जो वहाँ के वार्ड नंबर 56 के जो पार्षद हेतराम यादव है, उनके नेतृत्व में दर्जनों बार जलदाय विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टर से लेकर आला अधिकारी और मंत्री तक गुहार लगाई है, लेकिन कभी पानी की समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में कुछ खास लोग इलाके के लोग रहते हैं जिनका वर्चस्व है या राजनीति में दखल है। अप्रोचफुल जो लोग हैं उनके वहां पानी की सप्लाई नियमित हो रही है, लेकिन दूसरी ओर जो कॉलोनी के दूसरे इलाके हैं वहां पर पानी की आपूर्ति 15 दिन में एक बार भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इससे आक्रोशित लोगों ने आज पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और अब फिलहाल जलदाय विभाग के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं और समझाइश करके मामला को सुलटाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर में ये इस सीजन में चौथी घटना है जहां पर लोग पानी की टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर हुए हैं, जिनमें से 3 तो पार्षद हैं जो पानी की टंकी पर चढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्य योजना जलदाय विभाग के द्वारा तैयार नहीं की गई है और लगातार पानी की, यूं कहें कि अलवर का 70% जो एरिया है शहर का, वो इस वक्त पानी की जो किल्लत है उससे जूझ रहा है और कमोबेश स्थिति पूरे शहर में इस तरीके की बनी हुई है। लोग टैंकरों पर
आधारित हो रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग है कि उसकी जो कुंभकर्णी नींद है वो नहीं टूट पा रही है। इसका कारण ये है कि जब सर्दियों का और बारिश का सीजन होता है तब जलदाय विभाग के अधिकारियों इस ओर पर कोई कार्य योजना नहीं बनाते हैं, और जब गर्मी का सीजन शुरू हो गया है उसके बाद अब पानी की आपूर्ति की ठोस कार्य योजना तैयार नहीं की। उसकी वजह से अब इनको अनुमान नहीं था शहर में कितनी पानी की जरूरत होगी, कितनी आपूर्ति होगी। बस अब बहाना किया जा रहा है कि कुछ और नए ट्यूबवेल स्वीकृत किए हैं, उनके लगने के बाद पानी की आपूर्ति सुचारू हो पाएगी। तो क्यों नहीं बोरवेल को जल्दी शुरू किया गया, क्यों नहीं लगवाया गया, ये बड़ा सवाल है कि शहर में इस गर्मी की जो किल्लत है, गर्मी में जो पानी की किल्लत है, उसको लेकर के लोग इस झुलसाने वाली गर्मी में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज प्रदेश में वन्य जीवों की गणना चल रही है। 29 वाटर पॉइंट पर गणना की जा रही है। 23 वाटर पॉइंट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, 6 वाटर पॉइंट बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में गणना में लगेंगे। 100 से ज्यादा कर्मचारी गणना के लिए लगाए गए। अतिरिक्त टीमों का भी इंतजाम किया गया। वन्य जीवों की ज्यादा आवाजाही वाली जगहों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए। ट्रैप कैमरों से भी वन्य जीवों की गिनती की जाएगी। जयपुर में भी अब गोबर से सीएनजी बनाई जाएगी। जी हां, राजधानी जयपुर में बायो सीएनजी गैस प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए यहां गायों के गोबर से बनने वाली गैस से गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। साथ ही इससे जयपुर की सबसे बड़ी गौशाला को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। गोबर से बनेगी सीएनजी। 6 मीट्रिक टन सीएनजी का होगा उत्पादन। आत्मनिर्भर बनेगी हिंगोनिया गौशाला। जी हां, नई सोच है ताकि हिंगोनिया गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। तरीका नया है ताकि हिंगोनिया गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। पहल बड़ी है ताकि हिंगोनिया गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। राजधानी जयपुर में अब गोबर से सीएनजी बनाई जाएगी। बायो सीएनजी गैस प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए गोबर से बनने वाली गैस से गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। इससे जयपुर की सबसे बड़ी गौशाला हिंगोनिया को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। 100 मीट्रिक टन गोबर से 6 मीट्रिक टन तक सीएनजी होगा तैयार। सीएनजी के निर्यात से गौशाला को मिल सकेगी आर्थिक मदद। आमदनी को प्लांट के ऑपरेशनल मैनेजमेंट में लगाया जाएगा। साथ ही सीएनजी की कमाई को गौशाला के विकास पर किया जाएगा खर्च। आईओसीएल की ओर से इस प्लांट पर करीब 32 करोड़ किए जा चुके हैं खर्च। अब तक क्या है, गोबर और गौमूत्र जो है उसका प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन नहीं था, सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन ऑयल को अप्रोच किया। तो इंडियन ऑयल का सहयोग से हम लोग भारत का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट पिछले 3 वर्ष से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है और कमीशनिंग चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी पिछले आने वाला 2 या 3 महीने के अंदर अंदर प्लांट कम्प्लीटली तैयार होकर गैस का प्रोडक्शन चालू हो जाएंगे। उसके बाद में उसको एक भव्य तरीके से इनॉग्रेशन भी करेंगे। दरअसल हिंगोनिया गौशाला को नगर निगम की ओर से प्रति गाय 47 रुपए और बछड़े के 35 रुपए देता है। लेकिन फिलहाल दोनों नगर निगम पर गौशाला प्रशासन का करीब 5 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इस सीएनजी गैस के उत्पादन से हिंगोनिया गौशाला का तंत्र आत्मनिर्भर बन सकेगा। अक्टूबर 2017 में हिंगोनिया गौशाला के प्रबंधन के लिए निगम और अक्षय पात्र ट्रस्ट के बीच 19 साल का अनुबंध हुआ था। हालांकि बीच में हिंगोनिया गौशाला को चारे की किल्लत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति बेहतर हुई है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे को इनिशियल चैलेंजेस आए थे वो सॉल्व हुए हैं और अभी हमारे को कोई मेजर इशू नहीं है। जो हमारे को ग्रांट्स मिलती हैं गवर्नमेंट से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, वो भी अब हमारे को रेगुलरली मिल रही है। और बीच में थोड़ा चारा की इशू आया था, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुका है और गाय का काफ़ी अच्छे से हम लोग ध्यान ले रहे हैं। फिलहाल इंतजार है सीएनजी गैस के प्रोडक्शन का, ताकि हिंगोनिया गौशाला
आत्मनिर्भर बन सके। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।